यहाँ पर पति को भीख मांगकर भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा या रिक्शा चलाकर भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि एलिमनी के बारे में, जिसे कि हिंदी में कहते हैं भरण पोषण। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम ये प्रोविज़न है, लीगल प्रोविज़न है। तो दोस्तों आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में आपने इसके संबंध में खबरें पढ़ी होंगी। जैसे कि यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर्स में यहाँ पर हेडिंग्स देखी होंगी कि यहाँ पर पति को भीख मांगकर भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा या रिक्शा चलाकर भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। इस तरह की आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी। तो दोस्तों बहुत ही ये अहम टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली, बहुत ही ज़्यादा पत्नियों के द्वारा ये यूज़ होता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस सेक्शन के ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के बारे में। तो दोस्तों किसी भी लीगल प्रोविज़न को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप पता होना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर ये प्रोविज़न क्यों लेट डाउन किया गया है, इसके पीछे जो लेजिस्लेटिव है उसका क्या इंटेंशन था, ये आपको पता चल सके। तो दोस्तों यही हम जानते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्ट एंड स्कोप है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंटेनेंस है, यहाँ पर जो भरण पोषण है, ये क्या है, एक पायस ऑब्लिगेशन है। पायस ऑब्लिगेशन है यानी कि यहाँ पर ये धार्मिक तौर पे और सोशली तौर पर ये एक पवित्र दायित्व है। ये व्यक्ति का पवित्र दायित्व है कि यदि उसने शादी की है तो अपनी पत्नी का वो भरण पोषण करे, और यदि उसने बच्चे पैदा किए हैं तो अपने बच्चों का वो जब तक कि वो बालिग ना हो जाएं वो उनका भरण पोषण करे। और यदि उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, तो वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं या जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, वो असहाय स्थिति में है, तो उनका भरण पोषण करे। ये उसका पायस ऑब्लिगेशन है। तो दोस्तों ये पायस ऑब्लिगेशन ये था और है भी, और साथ में यहाँ पर इसे क्या बना दिया गया, लीगल ऑब्लिगेशन बना दिया गया। तो यहाँ पर इसे लीगल ऑब्लिगेशन बना दिया गया। इसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24-25 के अंतर्गत यहाँ पर मेंटेनेंस का प्रोविज़न लेट डाउन किया गया और इसे लीगल ऑब्लिगेशन बना दिया गया। बाद में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत इसे लीगल प्रोविज़न बनाया गया। तो इसे दोस्तों यहाँ पर जो पहले जो धार्मिक तौर पर, सोशली तौर पर यहाँ पर जो केवल पायस ऑब्लिगेशन था, मतलब कि आदमी की यहाँ पर मोरलिटी थी कि वो ऐसा करे, लेकिन यहाँ पर अब उसकी जिम्मेदारी, लीगल जिम्मेदारी ये बना दी गई है कि वो अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का या फिर अपने पिता का, जिन्हें ज़रूरत है उनका, वो भरण पोषण करे। तो यहाँ पर एज अ राइट यदि कोई पत्नी है जिसे भरण पोषण की ज़रूरत है, या कोई बच्चे हैं या फिर कोई पेरेंट्स हैं, वो एज अ राइट ये डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो दोस्तों ये था इसके पीछे का रीज़न। और साथ ही हम जानते हैं कि जो वीमेन की कंडीशन है, क्योंकि जो सेक्शन 125 है इसका सबसे ज़्यादा कोर्ट में इसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकली तौर पर 90% से ज़्यादा मामलों में, तो वो वाइफ्स के द्वारा किया जाता है, पत्नियों के द्वारा मेंटेनेंस मांगने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो महिलाओं की जो सोसाइटी में जो कंडीशन है वो किस तरह की है, उनको किस तरीके से दहेज के लिए, डॉरी के लिए किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, मेंटली तथा फिज़िकली तौर पर किस तरीके से उनका हरासमेंट किया जाता है, वो हम जानते हैं कि ससुराली जनों के ज़रिए या पति के ज़रिए किस तरीके से उनका हरासमेंट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह के प्रोविज़न लेट डाउन किए जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तमाम प्रोविज़न्स यहाँ पर वुमेंस के लिए यहाँ पर लेट डाउन किए गए और लेट डाउन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर लेट डाउन किया गया, या फिर अभी हमने हाल ही में देखा कि महिलाओं को जो प्रॉपर्टी में जो राइट नहीं था, अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में जो राइट नहीं था, उनको वो राइट देने की बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पर
इस तरीके से यहाँ पर इस तरह के प्रोविज़न्स को लेट डाउन किया जाना बहुत ज़रूरी था और इसी का ये एक हिस्सा है सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ये लेट डाउन यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंटेंशन था लेजिस्लेटिव का, इसीलिए सेक्शन CRPC सेक्शन 125 यहाँ पर लेट डाउन किया गया। तो दोस्तों आप समझ गए कि इसका ऑब्जेक्ट, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था। तो दोस्तों अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस के लिए क्या क्या, पाने के लिए क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर फुलफिलमेंट होनी चाहिए कंडीशंस, वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंटेनेंस शब्द को। दोस्तों यदि आपको पता नहीं है कि भरण पोषण क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि भरण पोषण क्या होता है। तो दोस्तों इसके यहाँ पर सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है मनी दैट समवन मस्ट पे रेगुलरली टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स व्हेन दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर सेल्फ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति को एक रेगुलरली अमाउंट, मंथली अमाउंट अपनी पत्नी को या फिर अपने बच्चों को या पेरेंट्स को यहाँ पर देना है यदि वो अपना भरण पोषण करने में, अपनी देख रेख करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करेगी कि यहाँ पर वो मंथली तौर पर यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर अमाउंट दे अपनी पत्नी को या बच्चों को या पेरेंट्स को। तो यहाँ पर ये मेंटेनेंस का ये मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस किस को दिलाई जाने की बात की गई है, तो यहाँ पर पत्नी को दिलाई जाने की बात की गई है। यदि पत्नी है और सी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपना जो देख रेख है वो नहीं कर सकती है, अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण दिलाए जाने की बात की गई है। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों को भरण पोषण और पेरेंट्स को भरण पोषण दिलाए जाने की बात की गई है यदि इफ़ दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर सेल्फ। तो यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स यदि अपनी देख रेख और भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो उनको भरण पोषण दिलाए जाने की बात की गई है। यानी कि 3 लोगों को भरण पोषण की यहाँ पर बात की गई है, पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की। तो दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस के संबंध में किन लोगों को यहाँ पर मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस सेक्शन के नेचर के बारे में कि इस सेक्शन का नेचर कैसा है। तो इट इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक आपराधिक प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, बट इट्स नेचर इज सिविल नेचर। तो यहाँ पर जो इसका कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, सिविल नेचर है, लेकिन ये एक कैसी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं हो रहा है, व्यक्ति को कोई यहाँ पर दोष सिद्धि नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपराधिक मामलों में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, यहाँ पर कन्विक्शन, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, मेंटेनेंस की बात हो रही है और रुपये की बात, सबसे ज़्यादा रुपये की बात किस में होती है, सिविल केसेस में होती है। वहाँ पर इस तरह का कन्विक्शन नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाए। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर ये एक सिविल नेचर का ये प्रोविज़न है। तो दोस्तों अब बात उठती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर अराइज हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24, 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के जो प्रोविज़न लेट डाउन किए गए हैं, उसके बावजूद भी, उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर CRPC में अलग से यहाँ पर प्रोविज़न लेट डाउन क्यों किया गया है, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिविल लॉ है, यहाँ पर सिविल सबस्टेंसिव लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1915, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर मेंटेनेंस की सुविधा है, लेकिन वहाँ पर CPC का प्रोसीजर चलता है जो थोड़ा लेंथी होता है, यहाँ पर लेंथी होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, इट्स प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रेमेडी टू एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पर जो रेमेडी दी जाती है मेंटेनेंस के तौर पे, बहुत ही स्पीडी प्रोसीजर होता है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है, समन ट्रायल का प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया जाता है, मतलब बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होती है, बहुत ही जल्दी व्यक्ति को यहाँ पर जस्टिस मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है। और यहाँ पर इसमें जो खर्चा होता है, खर्चा भी लगभग बहुत कम होता है।
जितना कि सिविल प्रोसीडिंग में होता है उससे बहुत कम यहाँ पर खर्चा होता है और रेमेडी आसानी से यहाँ पर पाई जा सकती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत। और यहाँ पर ये इसका जो नेचर है, यहाँ पर ये क्रिमिनल प्रोसीजर में लेट डाउन किए जाने का सबसे अहम बात ये है इसको लेट डाउन किए जाने की कि यहाँ पर एज अ प्रिवेंटिव एक्शन इसको लेट डाउन किया गया है। प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर इसे लेट डाउन किया गया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि यदि जो यहाँ पर पत्नी हैं या बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर हम पत्नी का एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर यदि पत्नी है, पत्नी का यदि पति मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, उसका रख रखाव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर स्थिति कैसी आएगी कि जो पत्नी है जो कि अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, उसके वो अनएजुकेटेड है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है और पति भी उसका मेंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पर उसके सामने भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, वो उसके पास अपने कपड़े खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए यहाँ पर रुपया नहीं होगा और यहाँ पर क्या हो सकता है, वो सुसाइड कर सकती है या सुसाइड ना करे, यहाँ पर कोई और यहाँ पर गलत कदम उठा सकती है, कोई अपराध यहाँ पर कमिट कर सकती है वो, या फिर यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा दो परिवारों में हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है यहाँ पर मेंटेनेंस का। तो ये यहाँ पर रीज़न है। तो यहाँ पर सिविल नेचर के होने के बावजूद भी इसे यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लेट डाउन किया गया है और यहाँ पर बहुत ही ईज़िली वे दिया गया है, ईज़िली तरीका बताया गया है जिससे कि मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों इसके संबंध में ये बेसिक चीज़ें आपने समझ ली। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशंस है, व्हाट आर दी कंडीशन टू गेट मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस यहाँ पर पत्नी को मिल जाए, बच्चों को मिल जाए, पेरेंट्स को मिल जाए, तो यहाँ पर किन किन कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 125 के अंतर्गत क्या कंडीशंस लेट डाउन की गई हैं। तो दोस्तों इस पूरे प्रोविज़न को, सेक्शन 125 को सबसे पहले हम समझेंगे पत्नी के एग्जाम्पल पे, वाइफ के एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जिससे कि चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। यदि हम वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सबको एक साथ समझेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स हैं इनके संबंध में प्रोविज़न हम सबसे लास्ट में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर वाइफ को लेकर चलेंगे। वाइफ को मेंटेनेंस किस तरीके से यहाँ दिलाया जा सकता है, वाइफ यहाँ पर मेंटेनेंस किस तरीके से पा सकती है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइफ का यहाँ पर मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर वाइफ का जो मतलब है, यहाँ पर जो आप समझते हैं कि एक पत्नी जो शादीशुदा है, जिसका यहाँ पर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, यहाँ पर तलाक नहीं हुआ है, तो वो भी यहाँ पर एक वाइफ है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो डिवोर्स्ड वाइफ है, जिसको तलाक दे दिया गया है और उसने अभी शादी नहीं की गई है, तो यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि यहाँ पर वाइफ के अंतर्गत एक डिवोर्स वुमेन को भी यहाँ पर माना गया है यदि उसने दोबारा मैरिज नहीं की गई है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर डिवोर्स्ड वुमेन को भी यहाँ पर एक पत्नी के तौर पर माना गया है। सेक्शन 125 के यूज़ के लिए, उसके फ़ायदा दिलाने के लिए यहाँ पर पत्नी माना गया है एक डिवोर्स्ड वुमेन को भी। यहाँ पर वाइफ के अंतर्गत डिवोर्स्ड वुमेन को यहाँ पर क्यों यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ संस्कृति ऐसी हैं, या कहें कि एक विशेष धर्म के पतियों, हस्बैंड्सों को ऐसा राइट दिया गया है कि वो बिना लीगल प्रोसीडिंग के यहाँ पर अपनी पत्नी को यहाँ पर बिना कारण के वो डिवोर्स दे सकते हैं। यहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा पावर दी गई है, उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत, उनके धर्म के अंतर्गत ऐसी पावर दी गई है कि वो बिना किसी कारण के और बिना लीगल प्रोसीडिंग के वो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को यहाँ पर डिवोर्स देने का उन्हें ऐसा राइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसीलिए यदि इस तरीके से यहाँ पर पत्नी को डिवोर्स दे दिया जाता है, किसी धर्म के विशेष के लोग या फिर कोई जनजाति के लोग हैं, उनके अंतर्गत इस तरह का प्रावधान है, तो यहाँ पर जो पत्नी है वो, तो यहाँ पर वो क्या है, एग्रीव्ड है,
तो यहाँ पर उसने अपनी मर्जी से यहाँ पर डिवोर्स नहीं लिया था, उसे यहाँ पर डिवोर्स दिया गया था, या फिर उसे बिना लीगल प्रोसीडिंग के यहाँ पर डिवोर्स दे दिया गया था। इसलिए सी इज़ अ एग्रीव्ड पर्सन, सी इज एग्रीव्ड पर्सन, तो यहाँ पर उसे मेंटेनेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस तरह की यहाँ पर कंडीशंस रही होंगी, इसीलिए लेजिस्लेटिव ने यहाँ पर ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया। तो यहाँ पर इसका बहुत कम यूज़ होता है डिवोर्स वुमेन के संबंध में। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाइफ कौन है, हु इज़ वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आगे यहाँ पर क्या कंडीशंस लेट डाउन की गई हैं। तो इसमें पहली कंडीशन बताई गई है कि उसका जो हस्बैंड है, पति है, उसके पास क्या होनी चाहिए, ही शुड हैव सफिशेंट मीन्स टू मेंटेन हिज वाइफ। तो उसके पास सफिशेंट मीन्स होने चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए, मतलब उसके पास या तो रोजगार हो या फिर कोई अर्निंग का सोर्स हो, इस तरह के उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर सफिशेंट मीन्स का बहुत ही लिमिटेड इंटरप्रिटेशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया है कि यदि व्यक्ति फिजिकली तौर पर फिट है, यहाँ पर बॉडीली वो फिट है, उसे कोई इंजरी नहीं है, उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, तो यहाँ पर उसे यहाँ पर ऐसा माना गया है कि ही हैज़ सफिशेंट मीन्स, उसके पास पर्याप्त साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उसका स्टेटस है, उसके स्टेटस पे क्या असर पड़ेगा, उसे जब मेंटेनेंस ज़बरदस्ती दिलवाया जाएगा। तो दोस्तों यही बात है जो हमें खबरें देखने को मिलती हैं कि पत्नी को यहाँ पर रिक्शा चला के या भीख मांगकर भी भरण पोषण करना पड़ेगा पति को अपनी पत्नी का। तो यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर जो सफिशेंट मीन्स है, जो पति के पास जो साधन है उसका बहुत ही सीमित इंटरप्रिटेशन किया गया है। इस शब्द का सफिशेंट मीन्स का, पर्याप्त साधन का बहुत सीमित इंटरप्रिटेशन किया गया है, और इसके अंतर्गत केवल व्यक्ति यदि वो बॉडीली फिट है, वो यहाँ पर उसकी हेल्थी पर्सन है यहाँ पर, तो उसे यहाँ पर मेंटेनेंस अपनी पत्नी का करना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, उसे अपनी पत्नी का यहाँ पर भरण पोषण करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सेकंड शर्त है कि यहाँ पर जो पति है उसके पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए। और यहाँ पर उसके पास सफिशिएंट मीन्स होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी पत्नी की देख रेख नहीं कर रहा है, उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, मतलब कि वो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है। वो एकदम सीधे तौर पे कह दे रहा है कि मैं तेरा भरण पोषण नहीं करूँगा, जो तुझे करना है कर ले, मैं 1 रुपया भी तुझे नहीं देने वाला हूँ, इस तरीके से कह देता है। या निग्लेक्ट करता है, टाल मटोल करता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, कभी कभार दे देता है, वैसे ज़्यादातर स्थिति में वो मेंटेनेंस अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखता है, उसका देख रेख नहीं करता है। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर यहाँ पर मेंटेनेंस करने से यहाँ पर ये मना कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि पत्नी यहाँ पर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉट लग्जरियस रिक्वायरमेंट, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, मतलब कि जो वो कपड़े खरीदना, उसका जो वो खाती है उसका खाना, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उठाना, या शेल्टर, उसके पास रहने का स्थान नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये व्यक्ति की बेसिक नीड्स होती हैं, ये यहाँ पर पत्नी की ये बेसिक नीड्स हैं। तो यहाँ पर वो अपनी इन बेसिक नीड्सों को पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है इस कारण। तो यहाँ पर वो इस तरीके से उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, इस तरीके से उसके पास कोई भी साधन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, और कोर्ट उसे मेंटेनेंस यहाँ पर दिला देगा। तो यहाँ पर वो ये क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, यहाँ पर एज अ राइट ये क्लेम कर सकती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। फैमिली कोर्ट में ये क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों ये आपने समझा कि मेंटेनेंस किस तरीके से दिलाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं। यहाँ पर हस्बैंड्स के लिए भी रेमेडी यहाँ पर बताई गई हैं कि पति को मेंटेनेंस कब नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यदि विदाउट एनी रीज़न
वाइफ यहाँ पर रह रही है सेपरेटली, अलग रह रही है। शी इज़ लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पर उसकी पत्नी है, उससे अलग रह रही है, उसके साथ नहीं रह रही है विदाउट एनी रीज़न, कोई कारण नहीं है, वो उसे मारता पीटता नहीं है, मेंटली तथा फिजिकली तौर पर उसे किसी तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित नहीं करता है, फिर भी वो उसके साथ नहीं रह रही है। तो पहली कंडीशन ये है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं देगी यदि पति यहाँ पर ये प्रूव कर देता है एविडेंस के जरिए कि वो कहीं और रह रही है, उसके साथ नहीं रह रही है विदाउट एनी रीज़न। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर वो म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पति पत्नी ने यहाँ पर परस्पर सहमति म्यूचुअल कंसेंट कर लिए कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन क्यों लेट डाउन की गई है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैरिज है, मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है कि पति पत्नी एक साथ रहें, खुश रहें। तो ये ऑब्जेक्ट होता है बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से हो सके यदि वो एक साथ रहेंगे। तो यदि वो दोनों मिलके यहाँ पर अलग अलग रह रहे हैं और पत्नी की भी यहाँ पर ये गलती है कि वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अलग रहने का, तो यहाँ पर क्यों आपको भरण पोषण दिलाया जाए, तो यहाँ पर मेंटेनेंस क्यों प्रोवाइड कराया जाए? ये इस कारण यहाँ पर कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है यदि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। तीसरी कंडीशन जो इस सेक्शन में लेट डाउन नहीं की गई है, लेकिन इसका हस्बैंड के द्वारा बहुत यूज़ किया जाता है और इसको प्रूव करना एज एविडेंस के जरिए इसको प्रूव करना भी आसान होता है। तो यदि पत्नी के पास एम्प्लॉयमेंट हो, वो कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रही हो या उसका कोई बिजनेस हो, तो इन चीज़ों को प्रूव करना आसान होता है। तो ज़्यादातर नौकरी में व्यक्ति इतनी अर्निंग कर लेता है 3,000, 5,000, 6,000 या 10,000। तो यहाँ पर कम से कम इतनी अर्निंग तो कर ही लेता है कि वो अपना मेंटेनेंस यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर यदि पत्नी के पास एम्प्लॉयमेंट है या उसका कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर उसे यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा क्योंकि वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है। तो मेंटेनेंस के बारे में हमने जो बताया था कि ये लग्जरियस रिक्वायरमेंट है व्यक्ति की, उनको पूरा करने के लिए नहीं दिया जाता है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट्स किस आधार पर तय होती हैं वो भी हम जान लेते हैं इसी के साथ ही। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो उसके घर की कंडीशंस कैसी थी, वो उसके पिताजी एक अफसर थे, एक अधिकारी थे और बहुत ही ज़्यादा उनका खान पीन अच्छा था, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तो इस तरीके से उनका यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट तय होती है कि व्यक्ति के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि वो 5,000 में अपना भरण पोषण कर सकती है या 6,000 रुपये में या 10,000 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड के आधार पे, उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो रहा है उसका बचपन से, उसके आधार पे ये तय किया जाता है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है मेंटेनेंस के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर केसों में एम्प्लॉयमेंट यदि लड़की के पास है, पत्नी के पास है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है और इसको ईजिली पति यहाँ पर प्रूव कर सकता है, एविडेंस ला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट की हर कंडीशन में यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर जो पत्नी का एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर उसकी जो जॉब है वो इस तरह की है कि यहाँ पर उसे ना के बराबर मिल रहा है, 1,500-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं किसी सरकारी योजना के जरिए उसे यहाँ पर इस तरीके से बहुत कम अमाउंट मिल रहा है। तो इट इज़ नॉट एज अ एम्प्लॉयमेंट। यदि यहाँ पर इस तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है तो यहाँ पर उसे यहाँ पर भरण पोषण दिलाया जाएगा। इस तरह के एम्प्लॉयमेंट से उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हमने ये समझा। और यहाँ पर फोर्थ कंडीशन क्या है कि पत्नी यदि एडल्ट्री में रह रही है, पत्नी के किसी पर व्यक्ति के साथ यहाँ पर संबंध है, तो यहाँ पर उसे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर कंडीशंस हैं। तो इसके आधार पे यहाँ पर ये पति अपना बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 9 का इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का बहुत यूज़ किया जाता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो वहाँ पर यहाँ पर पति एप्लीकेशन देता है फैमिली कोर्ट में कि वो अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता है और पति के समर्थन में यदि वहाँ पर डिक्री पारित हो जाती है कि पत्नी बिना किसी कारण के पति के साथ नहीं रह रही है, यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर हो जाता है, मतलब कि डिक्री हो जाती है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि वो विदाउट रीज़न, जो हमने पहला ग्राउंड्स हमने बताया था कि वो विदाउट एनी रीज़न सी इज़ लिविंग सेपरेटली, वो अलग रह रही है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए, पहले ग्राउंड्स को सिद्ध करने के लिए सेक्शन 9 की एप्लीकेशन दी जाती है यहाँ पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, मतलब कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब हमने ये जाना, ये कंडीशंस हैं। तो दोस्तों हमने ये जाना सेक्शन 125। तो थोड़ा सा दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि यदि इस तरह का ऑर्डर कर दिया जाता है पत्नी के पक्ष में और पति फिर भी यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो दोस्तों एक स्थिति ये होती है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया पत्नी के पक्ष में, तो पति हर महीने यहाँ पर कोर्ट में आएगा और उसे यहाँ पर अमाउंट देता रहेगा, अमाउंट साइन करेगा और अमाउंट देता रहेगा। तो जो अमाउंट कोर्ट ने फिक्स किया है, तो यहाँ पर ये पहली स्थिति है। या फिर वो यहाँ पर मना करता है, कि या फिर यहाँ पर नेगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है मेंटेनेंस करने का ऑर्डर होने के बावजूद भी, फैमिली कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर रिकवरी वारंट जारी किया जाएगा। रिकवरी वारंट के जरिए उसकी रिकवरी किए जाने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि उसकी संपत्ति का अटैचमेंट किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है यदि उसकी संपत्ति है, और यहाँ से मेंटेनेंस उसको लिया जा सकता है। या उसकी जो सैलरी है, जो उसकी मंथली सैलरी आ रही है, उसकी कुर्की की जा सकती है, उसमें से फिर यहाँ पर अपने आप ही उसकी सैलरी में से यहाँ पर इतना अमाउंट जो यहाँ पर एज आ मेंटेनेंस तय किया गया है अपने आप यहाँ से निकल जाएगा और पत्नी को मिल जाएगा। या फिर इस तरीके से भी उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो बेरोजगार है और कोई उसके पास साधन, उसके पास इस तरह के कोई भी साधन नहीं है, इस तरह का कोई साधन नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर उसको कारावास भेज दिया जाएगा, उसको इम्प्रिजमेंट की यहाँ पर सज़ा सुना दी जाएगी। तो यदि यहाँ पर 1 मंथ का यदि वो यहाँ पर भरण पोषण नहीं करता, 1 मंथ का जो यहाँ अमाउंट था वो नहीं देता है, तो उसे 1 मंथ के यहाँ पर अमाउंट के लिए 1 महीने के लिए उसे यहाँ पर इम्प्रिजमेंट के लिए यहाँ पर जेल में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है। और पत्नी के संबंध में एक मुख्य बात ये है कि पत्नी को यहाँ पर, जब पति यहाँ पर उसका मेंटेनेंस नहीं देता है, तो पत्नी को तुरंत कोर्ट जाना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए अपने भरण पोषण की, कि पति यहाँ पर मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है जो आपने यहाँ पर ऑर्डर किया था। तो दोस्तों यदि पत्नी यहाँ 1 साल के भीतर ये मांग नहीं कर पाती, 1 साल का टाइम निकल गया, मतलब कि 12 महीने तक उसने भरण पोषण नहीं किया और 12 महीने तक पत्नी ने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं दी इसके संबंध में कि वो मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है 12 मंथ की। यदि वो 12 मंथ तक यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं देती, जब से उसने मना किया, जब से वो ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसके 12 मंथ के अंदर यदि पत्नी एप्लीकेशन नहीं देती है, तो ये माना जाएगा कि उसने रेलिंक्विस्ट कर दिया, उसने अपना ये मेंटेनेंस 1 साल का त्याग दिया है। तो वो 1 साल के इस मेंटेनेंस को मांग नहीं कर सकती, आगे 1 साल के बाद के मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, लेकिन ये 1 साल के मेंटेनेंस उसे नहीं दिलाया जा सकता। तो दोस्तों ये मुख्य बात है, ये CRPC के सेक्शन 125 की बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस।